हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो 25 फरवरी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से सिमिलर टैग पे देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर इसी टैग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन बोला जाता है कि पिकेटिंग क्या है, तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। दूसरा, मेटरनिख युग क्या है, तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। चौथा प्रश्न, दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनका राजनीति पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, परंतु यह अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जाता है, गहन कृषि क्या है? तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में क्वेश्चन 6, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि आधारित उद्योग एक तरह का ऐसा उद्योग है जिससे कच्चा माल किसानों के खेतों से आता है। कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, रबड़ उद्योग, दुग्ध उद्योग व्यवसाय, खाद्य बीज उत्पादन उद्योग, आपके पशु आहार उद्योग, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है कि औसत आय से आप क्या समझते हैं? औसत आय से आप क्या समझते हैं? जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहते हैं। तो औसत आय इक्वल टू कह सकते हैं बराबर देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या, उसी को कहते हैं औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो बोलता है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करें। तो आपके बोला गया है क्या, यहाँ पे सुनिएगा कि 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के बाद पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर
होने वाला व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन 2, क्या बोला गया कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। इस कानून को हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। दूसरा, जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। तीसरा, खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, भारत के संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, संघ सरकार और आपकी राज्य सरकार। पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सरकार और अलग अलग राज्यों का संचालन के लिए राज्य सरकार का प्रावधान किया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र और राज्यों के बीच संविधान में विषयों की 3 सूचियों के अंतर्गत कर दिया गया है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तरों की सरकारें हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग एक विशेषता, भारत और बेल्जियम दोनों देशों में तीसरे स्तर की सरकार है, परंतु भारत में बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है जो अलग अलग जातियां, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आ गए क्वेश्चन नंबर 4, बोला जाता है सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है। तो सामाजिक विभाजन हर छोटे बड़े देशों में विद्यमान है। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो उनका परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन होता है। जब भी राजनीतिक दल कुछ सामाजिक विभाजन को अपना समर्थन देते हैं, तब इसके राजनीतिक विभाजन होने की संभावना रहती है। साथ ही यदि यह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां संविधान की मर्यादा में न रहते हुए कार्य करें तो यहाँ सामाजिक विभाजन सदा ही हानिकारक साबित होती है। उदाहरण, उत्तरी आयरलैंड का धार्मिक विभाजन जातीय राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। आयरलैंड में ईसाई धर्म के 2 प्रमुख समुदाय हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी भाग में 53% प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन कैथोलिक निवास करते हैं। काफ़ी समय से इन दोनों गुटों के बीच झगड़ा चल रहा था। कैथोलिक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। इसके कारण वर्षों तक हिंसा हुई और हजारों लोग मारे गए। अंत में दोनों पक्षों ने 1998 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और संघर्ष विराम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां बोला जाता है, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, समझाइए।
विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा नंबर पर आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं, जो निम्न है। जमींदार प्रथा का उन्मूलन होता है। कृषि में उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने सबसे पहला कार्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि भारत के लिए यह अभिशाप था। इस योजना के अंतर्गत जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को दे दी गई। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए जोतों की सीमा निश्चित की गई। दूसरा, खेतों की चकबंदी। भारत में अधिकतर किसानों के पास जोतों का बहुत छोटा आकार है और बिखरे हुए हैं। सरकार ने इसे चकबंदी के जरिए बड़ा करने का प्रयास किया है। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आधुनिक बीजों के विकास के लिए कई संस्थाएं बनाए गए हैं, जिसमें बीजों को विकसित किया गया और हाइब्रिड बनाया गया। उससे गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, मक्का का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। ठीक है। खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग। भारतीय कृषि में अब रासायनिक खाद्य प्रयोग होने लगा है, जिससे उपज शक्ति में वृद्धि हो रही है। सरकार ने उर्वरकों के निर्माण के लिए कई उद्योगों का निर्माण भी किया है। पांचवा, कीटनाशकों का प्रयोग। फसलों में अत्यधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, जिसे बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है। छठा, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों के निर्माण में जोर दिया गया है और आधुनिक कृषि यंत्र बनाए गए, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन उपकरणों के जरिए किसानों के समय में बचत हुई और फसल भी सुरक्षित होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार ने क्या किया, कई योजनाओं को अपनाकर कृषि के विकास में अपना अहम योगदान दिया, जिससे आज भारतीय कृषि का वैश्वीकरण हो चुका है। भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और निर्यात में अहम योगदान दे रहा है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन का 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन के 3 गुण निम्न हैं। सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। दूसरा बात की है कि सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। तीसरा पॉइंट, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियों आदि को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही किसानों का समय भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है। ठीक है, साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। तो प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान करने के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, आप उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। तो उपभोक्ता के रूप में हमारे निम्न कर्तव्य हैं। जागरूकता का परिचय। हमें वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं का ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमें खरीदी गई वस्तुओं की नकद रसीद मांगनी चाहिए ताकि भविष्य में तथ्यों के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सके। तीसरा, हमें अपनी उचित शिकायतों का अवश्य दर्जा कराना चाहिए, जिससे अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले। चौथा, हमें अपनी शिकायतों पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठनों की सहायता लेनी चाहिए और समय समय पर उनका सहयोग भी करना चाहिए। पांचवा, हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो हम जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपकी बता दिए गए हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको 25
2025 को दिख सकते हैं क्लास 10 जेक के लिए। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे आपका नंबर अच्छा हो सके। धन्यवाद।